नमस्कार, प्रणाम। मैं नमन तिवारी हूँ और आप देख रहे हैं अधिवक्ता महोदय। लखनऊ विश्वविद्यालय में LLB 3 ईयर्स कोर्स 5 ईयर्स कोर्स में आपके सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स चलने को हैं और इसी क्रम में हम सभी लोग बात कर रहे हैं लखनऊ विश्वविद्यालय में जो LLB 3 ईयर्स का सिलेबस है, 5 ईयर्स का सिलेबस है। सेमेस्टर वाइज जो आपके पेपर्स होने हैं, उन पेपर्स में आपके लिए कौन से टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। 10 में से 5 सवाल आपको करने रहते हैं, 14 अंकों का एक सवाल रहता है। तो उनमें से कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ से आपको सवाल आने की सबसे ज़्यादा उम्मीद है, तो उसकी हम बात कर रहे हैं। और हमने पहले बात करी है एविडेंस की, लेबर की, और आज हम बात करेंगे लखनऊ विश्वविद्यालय का जो LLB 3 ईयर्स में सेकेंड ईयर में 4th सेमेस्टर का पेपर है, इन्वायरमेंट लॉज का, पर्यावरण विधि का सवाल पेपर है। और पर्यावरण विधि का जो आपका पूरा सिलेबस है 4 यूनिट्स में है। पहला यूनिट जो आपका है वो पॉल्यूशन की बात को बिल्कुल नीचे से शुरू करता है। पॉल्यूशन का मतलब क्या है, काइंड्स क्या होते हैं कि जो आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, तो क्या राइट टू लाइफ में आपको राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट की आपको जो आपकी मांग है, क्या वो आपका फंडामेंटल राइट है। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविज़न है, जुडिशियल एक्टिविज़म कैसे आया, MC मेहता का केस है, ढेर सारे MC मेहता के केस हैं। और क्या कहते हैं, इसके बाद का जो आपका अगला यूनिट है वो एक एयर एक्ट है, एक वाटर एक्ट है, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन करके है। फॉरेस्ट एक्ट है आपके पास, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट है, NGT है, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल का जो एक्ट है वो है। तो ढेर सारे एक्ट्स हैं और इन एक्ट्स में आपको कौन से सवाल ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं उसको लेकर के हम आज बात करेंगे। सबसे पहले हम अगर बात करें पहले सवाल को लेकर के, तो राइट टू पॉल्यूशन फ्री एंड हेल्थफुल एनवायरनमेंट जो है वो आपका फंडामेंटल राइट है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। और एक्सप्लेन करने में आप जुडिशरी के द्वारा जो एडजुडिकेशन किया गया है उन सारे केसेस का, जहाँ पर जो कि आपके पर्यावरण से रिलेटेड मसले थे। आपने श्रीराम फूड फर्टिलाइजर कंपनी का केस सुना होगा, ओलियम गैस केस, और आपने मुरली देवड़ा का केस पढ़ा होगा। आपने MC मेहता के कई सारे केसेस पढ़े होंगे जहाँ पर जुडिशरी ने इस ओर सबसे पहली बार निगाह की, जहाँ पर सबसे पहली बार जुडिशरी ने समझा कि इन्वायरमेंट पॉल्यूशन जैसी चीज़ों पर मुकदमे हो सकते हैं, रिट्स हो सकती हैं और उस पर निर्णय देना चाहिए। PIL के थ्रू क्या उसमें परिवर्तन आया, क्रांतिकारी परिवर्तन कहें तो पहला सवाल आपको इस प्रकार का आना है। वहीं पर आपके लिए दूसरा जो सवाल है, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब हिंदी कहें तो सतत विकास। सतत विकास का मतलब कि अगर एक जगह से बस्ती को उजाड़ा जा रहा है कि यहाँ पर बड़े मॉल्स बनाएंगे, लोगों का विकास होगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा, तो अगर वहाँ से बस्ती को उजाड़ा जा रहा है तो उन लोगों को बसाने की कहीं अलग व्यवस्था हो। तो विकास केवल एक ही पहलू पर नहीं देखना चाहिए, एक ही पहलू का नहीं देखना चाहिए कि हाँ कुछ लोग जो बड़े लोग हैं उनके लिए मॉल्स बन रहे हैं, तो जो छोटा तबका है, जो गरीब तबका है जो वहाँ पर रह रहा था, उसको भी कहीं पर बसाने की व्यवस्था की जाए, उनके रिहेबिलिटेशन की व्यवस्था की जाए। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपके लिए बहुत आवश्यक है। उसमें 3 प्रिंसिपल हैं। प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल है, पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल है और पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन। ये 3 प्रिंसिपल्स हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर इन तीनों को पढ़िएगा और केस लॉज को ज़रूर पढ़िएगा। तीसरे सवाल पर अगर आते हैं तो जो स्टेट बोर्ड और सेंट्रल बोर्ड, 2 बोर्ड हैं, चाहे वो एयर एक्ट की बात करिए चाहे वाटर एक्ट की बात करिए, स्टेट लेवल पर और सेंट्रल लेवल पर 2 बोर्ड हैं, एक बोर्ड है। एयर पॉल्यूशन कंट्रोल वाले एक्ट में आपको पावर्स ऑफ स्टेट बोर्ड पढ़ करके जाइएगा, जो कि रिगार्डिंग है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एयर पॉल्यूशन। उस बोर्ड के बारे में जब आप पढ़िए तो बोर्ड का सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन पढ़िए कि बोर्ड में कितने मेंबर्स होंगे, कौन कौन से मेंबर्स होंगे, उनका क्या प्रोफाइल क्या रहेगा, उसके बाद उनके पास पावर क्या क्या है, उनका फंक्शन क्या क्या है, उनकी ड्यूटीज़ क्या क्या हैं बोर्ड्स की। आप एक एक्ट में अगर स्टेट बोर्ड को पढ़ रहे हैं तो आप ये मान कर चलिए कि आप दूसरे एक्ट का स्टेट बोर्ड भी तैयार कर रहे हैं। अगर आप किसी एक एक्ट में सेंट्रल बोर्ड के बारे में पढ़ रहे हैं, उसके गठन के बारे में, उसकी कार्य और शक्तियों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये मान करके चलिए कि दूसरे एक्ट का भी बोर्ड आपने कवर कर लिया है। तो जो आपके लिए ज़्यादा संभावना है वो एयर पॉल्यूशन वाले एक्ट में से स्टेट बोर्ड को लेकर के संभावना है। और अगला सवाल अगर कहें तो जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का है, उसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर्स हैं, पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, और जो एक विशेष पावर है टू टेक सैंपल लेने की शक्ति गवर्नमेंट की है, वो बहुत ही ज़रूरी है पढ़ना, उसको पढ़िएगा। और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का जो है उसके जो सैलिएंट फीचर्स हैं वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कई बार उनको उन्हीं के पास वो सवाल रह करके ख़त्म हो गया। मीन्स कि आप इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में जब आप पढ़िए तो उसको फीचर्स पढ़ लीजिए और वो कुछ शक्तियाँ जो हैं, कुछ सेक्शंस हैं, उन शक्तियों वाले वो पढ़ लीजिएगा।
उसके बाद नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल का जो कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होगा, जो राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण है, बहुत नाम सुनते होंगे, बहुत ढेर सारा बहुत बड़ा बड़ा हैवी मुआवजा लगाने की शक्ति है एनजीटी के पास आज की डेट में। तो एनजीटी का जो एनजीटी के पास जो पावर्स हैं, उनके फंक्शन क्या है और उनका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, उनका राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण का जो गठन है वो कैसे होता है, इस प्रकार का सवाल। इसके बाद हम जब आगे बढ़ते हैं फॉरेस्ट एक्ट में, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट में, तो फॉरेस्ट एक्ट में फॉरेस्ट का जो प्रकार है, कितने प्रकार के फॉरेस्ट हैं, रिजर्व फॉरेस्ट है, संरक्षित वन जिसको कहते हैं, तो वनों के प्रकार हैं, वनों के प्रकार पढ़ लीजिएगा। और वहाँ पर वनों के प्रकार पढ़ने के उपरांत आप पढ़िएगा जो स्टेट की पावर है, स्टेट गवर्नमेंट की पावर है टू मेक रूल्स फॉर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। इस संरक्षित वन की परिभाषा में आने वाले वनों के लिए राज्य सरकार के पास विधि बनाने की शक्ति है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट में, भारतीय वन अधिनियम में। तो वो शक्तियाँ क्या हैं वो पढ़ लीजिएगा, वो आपके लिए बहुत काम आएंगी। उसके बाद जो अगला एक्ट है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का, उसमें पावर्स फंक्शंस अथॉरिटी की, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में अथॉरिटी जो है उसके पावर और उसकी शक्तियों की विवेचना कायदे से करके आइएगा। और हंटिंग किस शर्त को पूरा करने पर परमिट की जा सकती है, शिकार करना, कंडीशंस व्हेन हंटिंग इज़ परमिटेड, वो क्या शर्तें हैं जिनका पालन करने के बाद हंटिंग परमिट की जा सकती है और किन जानवरों की हंटिंग हो सकती है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हमने बात करी है। वाटर एक्ट की अगर बात कर लें, एयर एक्ट की हमने बात कर ली कि एयर एक्ट में स्टेट बोर्ड को पढ़ना है। वाटर एक्ट में जो वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट है, उसमें ज्वाइंट बोर्ड का कंपोजिशन, उसके प्रोविज़न और जो एक इनके पास शक्ति है टू गिव डायरेक्शन, निर्देश देने की शक्ति है, उसको कायदे से पढ़ लीजिएगा। और पहली यूनिट का एक और टॉपिक है इन्वायरमेंट पॉल्यूशन का मतलब क्या है, उसके काइंड्स, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन के काइंड्स। बहुत सारा, मैं कहूँगा बहुत साधारण सवाल है कि ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ऐसे करके आपको प्रदूषण का मतलब नाम लिखना है और उसके बारे में उसके बारे में लिखना है। जब आप इसको पढ़ रहे हो, इन्वायरमेंट लॉज को पढ़ रहे हो, तो उसमें प्रयास करिए कि इन्वायरमेंट लॉज में केवल यहाँ पर लिखे हुए एक्टों के साथ एक्टों को ना पढ़ करके आप थोड़ा सा जो संविधान का हिस्सा है, और संविधान में देखिए कि आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ को जब बढ़ाया गया, एक्सपेंड किया गया, तो राइट टू लाइफ के दायरे में बहुत ढेर सारी राइट्स आई, और उनमें से एक राइट है कि राइट टू पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट, राइट टू ड्रिंक क्लीन वाटर, मतलब कहें तो जो स्वच्छ पेयजल पाने का अधिकार है आपके पास, स्वच्छ भोजन पाने का आपके पास अधिकार है, और स्वच्छ वातावरण का भी अधिकार है, प्रदूषण मुक्त वातावरण का अधिकार है आपके पास। सब ये सारे अधिकार आपके पास आर्टिकल 21 में हैं। किन केस लॉज में आर्टिकल 21 के अंतर्गत इसको जजेस ने कहा, और जुडिशियल एक्टिविज़म का जो फेज़ रहा रिगार्डिंग टू इन्वायरमेंट लॉज, उसमें थोड़ा सा अंदर जाइएगा और वहाँ पर केस लॉज को नोट करिएगा, वो सारे PILs का नाम नोट करिएगा जिनके द्वारा सरकारों को नया कानून बनाने के लिए विवश होना पड़ा, जिनके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जो संधियाँ हुई उनको देश में लागू करने के लिए दबाव बना, उन सभी को पढ़िएगा। और इसके बाद जितने भी एक्ट हैं उनमें एयर एक्ट में, वाटर एक्ट में बोर्ड्स बहुत ज़रूरी हैं आपके लिए। 3 बोर्ड हैं, सेंट्रल बोर्ड, स्टेट बोर्ड, ज्वाइंट बोर्ड। तो आप एयर बोर्ड, किसी बोर्ड में स्टेट का पावर फंक्शन देख लीजिएगा, वो दूसरे में वही चीज़, जैसे वहाँ पर जो जल प्रदूषण को रोकने के लिए काम कर रहे हैं, वही काम वो वायु प्रदूषण वाले बोर्ड में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए वो काम कर रहे हैं। इस प्रकार के सवाल है। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में मैंने बताया 1986 में आया था, और बहुत ही कहें तो फॉरमोस्ट है हम लोग के लिए, प्रोमिनेंट है, क्योंकि वही पहला ऐसा एक्ट था जिसमें दमखम था। दमखम से मेरा मतलब है कि जिसमें शक्तियाँ थी और कुछ पेनाल्टी लगाने की भी शक्तियाँ थी। और 1986 के बाद ये बड़ा चलन आया कि जब फैक्ट्रीज़ पर, बड़े कारखानों पर थोड़ा सा अंकुश लगा, थोड़ा नकेल कसी गई। गंगा में टेनरिया गिरती थी, गंगा में चमड़े के कारखाने कानपुर जैसे शहरों में, दिल्ली जैसे शहरों में, तो वहाँ पर ढेर सारे PILs फाइल हुए और फिर बहुत सारे नियम कायदे बनाए गए कि नदियों में आप सीधे ऐसे नहीं गिराएंगे, कचरा नहीं गिराएंगे। तो उन सभी के पीछे केस लॉज वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की मैंने बात करी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट आप जिस समय आप राइट टू पॉल्यूशन फ्री और राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, वहाँ पर आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अगर आपसे नहीं भी पूछा गया तो आप लिख सकते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए। किसी एक आदमी का विकास और कई सारे लोगों का विनाश, इसकी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। और
दो एक्ट आपके फॉरेस्ट वाले हैं, एक तो फॉरेस्ट एक्ट खुद का है और एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है। फॉरेस्ट एक्ट में वनों का प्रकार जानिएगा। संरक्षित वन किसको कहते हैं, ऐसा मैंने बताया। संरक्षित वनों का और सामान्य वनों का जो अंतर है, उन्हीं के आधार पर संरक्षित वनों के अंदर कुछ विशेष व्यवस्था है, कुछ विशेषाधिकार मिले हुए हैं संरक्षित वनों को, तो वो पढ़ के आइएगा। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में जैसा मैंने बताया कि आपको पढ़ना है जो वहाँ पर शक्तिशाली लोग हैं, जो प्राधिकारी हैं, उनके पास क्या पावर फंक्शंस है, और हंटिंग कब परमिट की जा सकती है। हंटिंग परमिट करने का मतलब ये है कि आप किसी ऐसी प्रजाति की हंटिंग अलाउ नहीं की जा सकती है जो बहुत दुर्लभ हैं, जो बहुत वो किसी क्या कहते हैं, जैसे टाइगर का नहीं कर सकते, लेकिन कुछ ऐसे भी जानवर हैं जो हिंसक प्रवृत्ति के हैं और जिनका होना ना होना कोई बहुत मायने नहीं रखता। खैर सब पारिस्थितिकी तंत्र के इकोलॉजी का हिस्सा हैं, लेकिन ठीक है, मतलब उनका किया जा सकता है। तो कब किया जा सकता है वो आपको पढ़ना है। तो ढेर सारी शुभकामनाएं आप इन्वायरमेंट के पेपर दे रहे लोगों के लिए। और अगला पेपर मुझे लगता है शायद CPC का है या CRPC का है, जो भी है मैं लेकर के जल्दी उपस्थित हो जाऊँगा। तब तक जुड़े रहिए मेरे साथ। बाकी आपका कुछ भी सवाल हो कमेंट बॉक्स में आकर के लिखिए। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर हमेशा पड़ा रहता है, वहाँ पर बात अपनी रख सकते हैं। तो ढेर सारी शुभकामनाएं, आप सभी को जुड़े रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।